इरफान, कल ना इन बच्चों का टेस्ट लेना है आपने। चैप्टर 1 पूरे का नहीं, वो डेफिनेशंस का टेस्ट लेना है। हाँ हाँ, डेफिनेशन का टेस्ट। ठीक है, ठीक है, बना हुआ है तेरे पास कोई? एक मिनट में तुझे भेज देता हूँ। ठीक है, मैं स्लाइड्स में भेज देता हूँ तुम्हें, तुम वो बना लो, वो भी बना के मैं चेक कराऊंगा। हाँ, एमसीक्यूज मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ना, बस उनको वो उसके अंदर फॉर्मेट में लेके जाओ गूगल क्लासरूम। ये आपने क्लास शुरू करनी है ऑनलाइन, यहीं बैठ के ले लेना आपने। मैं और फिर मैं आके उसको सॉल्व भी कराऊंगा। 20 सवाल हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, 20 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, और तूने साथ इसको करा भी लेना। ठीक है, ये मैं तुझे भेज दिया। ठीक है, चल सो। अल्लाह हाफिज़। ये टेस्ट 1 नहीं है, ये आ गया तुझे। जी बेटा, पूछ लें क्या पूछना है? ना 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 बेटा, डेफिनेशन है सिर्फ, डेफिनेशन है जी, बिल्कुल। उसके अलावा ये मैं आपको सिखा देता हूँ, सिकर्सिटी एंड चॉइस है। ठीक है, ये उसका हिस्सा है, सिकर्सिटी एंड चॉइस। सिकर्सिटी एंड चॉइस है ना बच्चों, ये आपकी रॉबिन्स की डेफिनेशन का ही दूसरा नाम है। सिकर्सिटी एंड चॉइस आपकी रॉबिन्स की डेफिनेशन का दूसरा नाम है। मैं करा देता हूँ आपको इसके अंदर, ताकि वो चीजें कवर हो जाएं सारी। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात जो है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक घर में कुछ लोग रहते हैं ना, जो हम उसको कहते हैं ये इस घर के एजेंट्स हैं। इस घर के एजेंट्स हैं। जैसे फर्ज करें आपका घर है, तो सपोज दिस इज योर होम। सपोज के ये आपका घर है, तो इस घर में कौन कौन रहता है? तो आप कहेंगे इस घर में अब्बू रहते हैं, अम्मी रहती हैं, मैं रहता हूँ, छोटी आपी रहती हैं। तो इस घर के क्या हैं ये? एजेंट। इस घर के सारे फैसले कौन करेगा? ठीक है जी, ये सारे लोग मिलके करेंगे। ये सारे लोग, कोई भी फैसला ऐसा नहीं होता जिसमें कोई बंदा शामिल ना हो। एक घर के फैसले में गाड़ी लेनी है, कलर क्या होगा, सारों से पूछेंगे। तो लिहाजा ये तमाम एजेंट्स करेंगे। इसी तरह ये विशद भी हमारा एक घर है, इसके अंदर भी 4 एजेंट्स हैं। इसके अंदर भी 4 एजेंट्स हैं। कौन कौन से एजेंट्स हैं? एक तो हमारे घराने, हाउस होल्ड्स, ये फैसले करते हैं कौन सी चीज बनेगी, कौन सी चीज नहीं बनेगी। अच्छा, दूसरी कौन सी बच्चों? फर्म्स। ठीक है जी, इसको हम डिनोट करते हैं सी से। सी से क्यों डिनोट करेंगे बच्चों, बताओ? शाबाश, सी से क्यों डिनोट करेंगे? कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। और फर्म्स को हम आई से डिनोट करेंगे। आई से क्यों डिनोट करेंगे? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करती है, आई से इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट को हम जी से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, और फॉरेन बायर को हम एक्स माइनस एम से। एक्स से मुराद एक्सपोर्ट, एम से मुराद इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से पैसा आता है और इंपोर्ट से पैसा जाता है, तो हम हमेशा एक्सपोर्ट के पैसे में से इंपोर्ट का पैसा माइनस करके लिखते हैं, ताकि हम नेट जान लें कि नेट क्या मिला हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। राइट बच्चों? तो कितनी चीजें बन गई? सी, आई। तो सी का मतलब क्या हुआ बच्चों? कंजम्पशन। आई का मतलब क्या हुआ बच्चों? और जी का मतलब क्या हुआ बच्चों? गवर्नमेंट। और एक्स माइनस एम का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। राइट बच्चों? अब सबसे पहली बात ये, अगर मैं कहूँ हाउस एजेंट क्या है, तो एजेंट कहता है एक एक्टर है, और मीशत का क्या है? ये डिसीजन मेकर है। अब मैं सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि हाउस होल्ड कौन से फैसले कराते हैं? एक्टर है ना, फैसले कराते हैं। आप बताएं, एज अ हाउस होल्ड आपके जहन में क्या आता है? आप क्या फैसला करा सकते हैं? फर्ज करें आपके घर में चीजें वगैरह खरीदी जा रही हैं, कंज्यूम की जा रही, तो क्या फैसला आप कर पा रहे हैं? कौन सी चीज खरीदनी और कौन सी नहीं खरीदनी? क्या ख्याल है बच्चों? ये कह रहे हैं कौन सी चीज खरीदनी, कौन सी नहीं खरीदनी। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन लिंक अप करें इसको जरा।
जो चीज आप खरीदेंगे वो मईशत में बनेगी, जो चीज आप नहीं खरीदेंगे वो नहीं बनेगी, सीधी बात। आप कहते हो हमने बर्तन धोने ही लेमन मैक्स हैं, रिन से धोने ही नहीं है, कौन सी बनेगी? लेमन मैक्स बनेगी। आप कहते हैं कपड़े धोने ही सर्फ से, एरियल से धोने ही नहीं है, क्या होगा? राइट जी। आप जो कहेंगे वो बनेगा, आप नहीं कहेंगे नहीं बनेगा। सही है जी। तो हाउस होल्ड वो लोग हैं जो चीजों को कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करके अपना फैसला देते हैं। लेकिन एक बात इन्होंने ऐड कर दी कि हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? मजदूर भी प्रोवाइड करते हैं। ये इन्होंने कुछ इजाफी बात कर दी है। अच्छा, तो ये इसको बच्चे मैंने क्या लिखा है? सी। इसको क्या लिखा मैंने? सी। राइट जी। अच्छा, और आगे के आगे बच्चों फर्म्स, फर्म्स को आई से डिनोट किया था। ये कलेक्टिवली ये भी फैसले करती हैं। जिन्हें फर्म्स कैसे फैसले करती हैं, कुछ आइडिया? क्या हाल है बच्चों को, बात समझ आती है? क्या कहना चाह रही हैं? किस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है और किस चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कौन सी चीज बनेगी, कौन सी चीज नहीं बनेगी? अच्छा, वैसे तो कंज्यूमर जो चाहेगा इनको वही बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या ये कंज्यूमर को कायल कर लेते हैं? कैसे कायल करते हैं? एडवर्टीजमेंट से कायल कर लेते हैं। नई नई चीजें बनाकर एडवर्टीजमेंट से क्या करते हैं बच्चों? कायल कर लेते हैं। कपड़ों के मामले में तो बकायदा शो भी अरेंज करते हैं ये। वो क्या होते हैं यार, उसको कहते हैं वो, नहीं 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 नहीं, वो होते हैं ना, वो एक्टर वगैरह को पहना के फिर चक्कर लगवाते हैं, है ना? उसको आप क्या कहते हो? हाँ, वो जो भी फैशन शोज के लिए उसको, है ना? तो जीना सिखाते हैं, ऐसे जियो, ये कपड़े पहनो। सही बच्चों। अच्छा, और गवर्नमेंट बच्चों क्या है? गवर्नमेंट भी एक एक्टर है। आप बताएं, गवर्नमेंट ने लाहौर के अंदर क्या चीज ऐसी करती है कि आपको नजर आता है यार गवर्नमेंट ये काम कर रही है? क्या बच्चों? ऑरेंज ट्रेन नजर आती है। अच्छा, मेट्रो बस नजर आती है आपको। ठीक है ना? तो ये किसने चलाई? गवर्नमेंट ने चलाई। राइट जी। हम आमतौर पे ये एडवांटेज दे देते हैं फला पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने बनाई, हालांकि ये हमारे अपने पैसों की चीजें हैं। क्या हाल है? हमारे अपने पैसों की चीजें हैं, उन्होंने बनाई, उन्होंने पल्ले से थोड़ी बनाई है, पैसे तो हमारे ही हैं। क्या हाल है? और अगर उधार लेकर बनाई तो देने तो हम नहीं हैं। नहीं जी। वो हमारे एक जैसे होते थे, एक साकिब नसूर साहब, निसार में उन्हें नसूर ही कहता हूँ। कम वक्त के बच्चे ने और ट्रेन बंद कर दी, और उसकी वजह से 4-5 साल बंद रही। वो बंदा पूछे, तू अकल होनी चाहिए, ये अवाम के पैसे की चीज है, नहीं इससे पॉलिटिकल बेनिफिट किसी को होगा। ओ भाई, पॉलिटिकल बेनिफिट होता रहे, पैसे हमारे हैं, ट्रेन हमारी है, चलाओ इसको। क्या हाल है? एवं 5 साल बंद कर दी, और उससे नुकसान क्या हुआ? ट्रेन की लाइन भी चेंज करानी पड़ी, कितना ज्यादा लॉस हुआ, डब्बे आए पड़े रहे, स्टाफ की 4-5 साल तनख्वाह भी देते रहे। तो फायदा क्या हुआ? जो चीज अवाम की है वो अवाम के पैसे की है यार। अगर अगर वो होता, क्या नाम है, वो क्या नाम है यार, एक बंदा है स्पीकर था इनका, ये जहूर इलाही साहब का बेटा है, उसका क्या नाम है यार, वो मशहूर बंदा है यार, बड़ा काफ लीग का, क्यू लीग है ना, क्यू लीग का बंदा है। ये इधर जूर चौधरी जहूर इलाही ने इनका वजीर आला भी रहा है यार वो बंदा, चीफ मिनिस्टर भी था इसका, सॉरी स्पीकर था पंजाब असेंबली का, पीटीआई का। नहीं 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 नहीं, वो पहले भी पाकिस्तान पंजाब का वजीर आला रह चुका है। तो अभी भी वो बना था थोड़ी देर बज़दार साहब के बाद, जब बज़दार साहब को हटाया तो उसकी जगह लेकर आए थे उसे, परवेज इलाही। तो परवेज इलाही ने इतनी देर में, जितनी देर, कितने दिन महीने रहा होगा अंदाजन, तुक्का लगाओ, कितने महीने रहा होगा बच्चों, बताओ अंदाजन। 6 महीने रहा होगा। लो जी, उसने 6 महीने में पता है क्या क्या बना दिया लाहौर में? वो जो हम जाते हैं ना इधर से कलमा चौक से लिबर्टी की तरफ, बल्कि बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ जाते हैं आप, बरकत मार्केट से लिबर्टी अंडरपास आता है, उसके अंदर एक कनेक्टिंग अंडरपास देखे दो, वो 6 माह में उसने वो बना दी। अब अंदाजा करो, एक बंदे का विजन देखो, ये फर्क पड़ता है। वो 3.5 साल बैठा रहा,
अच्छा वो 6 माह के लिए आया, और 6 माह में भी उसने क्या किया है कि कैवलरी ग्राउंड पे अंदर का अंडरपास उसने बना दिया। अच्छा वो अगर वजीर आला होता तो शायद ये ऑरेंज ट्रेन अंडरग्राउंड होती सर, उसके प्लान में क्या थी, अंडरग्राउंड थी। तो मेरे ख्याल में उसको वजीर आला बना देते ना, बड़ा बेहतरीन काम है। लेकिन एनीवे जो हुआ, जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। तो बहरहाल बच्चों क्या है कि गवर्नमेंट जो कुछ करती है, आपने मेट्रो की मिसाल दी है, तो हमसे टैक्स लेती है और हमें डैम सड़कें बना के देती है, मैं इतना कह दूं तो काफी है। हमसे टैक्स लेती है और उस पैसे से क्या करती है बच्चों, हमें डैम डूम सड़कें सुड़कें बना देती है। और फॉरेन बायर का क्या लिखा है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज। अच्छा बच्चों कल जब ये आएंगे ना ये लगाने, तो आपने इन्हें क्या कहना है, उन्हें कहना है कि आप जो है वो दूसरे वाला लगाएंगे, ये वाला मेरा डिवाइस ना लगाएं, मुझे अगर भूल भी जाए, ठीक है। तो कल या कल लगने, तो कल तो टेस्ट डिस्कस करना है। अच्छा C+I+G+X-M लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये चारों एजेंट्स लिखे हुए, ये इक्वेशन आपकी जान नहीं छोड़ेगी। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के 9 चैप्टर सिर्फ इस इक्वेशन पे लिखे हुए हैं। इस इक्वेशन पे कितने चैप्टर हैं, 9 चैप्टर सिर्फ इस इक्वेशन पे। y इज इक्वल टू C+I+G+X-M, ठीक है जी, याद रखोगे। अच्छा ये चूंकि ये 4 सेक्टर इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है, कैसे, अगर खाली C+I होता ना तो 2 सेक्टर है, कंज्यूमर और बिजनेसेस, और गवर्नमेंट आ गई तो कितने सेक्टर हो गए, 3, और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ गया 4 सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रही है। तो आमतौर पे हमारे ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो 2 सेक्टर होते हैं, C+I कंज्यूमर और बिजनेसेस होते हैं। गवर्नमेंट अक्सर हम नहीं कोड करते, लेकिन गवर्नमेंट शामिल हो जाए तो कितने हो जाएंगे, और अगर फॉरेन बायर भी शामिल हो गए तो 4, राइट बच्चों। अच्छा जी, अब बच्चों कहते हैं नीड और वांट में क्या फर्क है, ये भी आपके के है किताब में कहीं लिखा हुआ है ना बच्चों। अच्छा बच्चों नीड वो होती है जिसके बगैर जिंदगी गुजर ही नहीं सकती, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। और वांट होती है जो स्पेसिफिक होती है, उसके बगैर जिंदगी गुजर सकती है। तो देखिए अगर कोई बंदा आपसे आकर कहे मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दे दो, ये क्या है, नीड। और अगर अगर मुझे भूख लगी, मुझे तो मैकडोनल्ड का बर्गर ही चाहिए, ये वांट है, ठीक है जी। तो नीड क्या होती है बच्चों, नीड जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है जी। जैसे कि आप ये कहते हैं कि फूड, विदाउट फूड हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वांट क्या है बच्चों, इकोनॉमिक्स में वो चीज है जिसको हम विश करते हैं कि यार ये हो तो अच्छा है, ठीक है। जैसे बाइक नीड है, लेकिन हैवी बाइक वांट है, ठीक है। और अस्थमा के पेशेंट के लिए इनहेलर क्या है, नीड है, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। होप क्या आपको बात समझ आई, क्या हाल है बच्चों। जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाए ना तो फिर वो वांट बन जाती है, भूख लगी लेकिन मैंगो खाऊंगा, ये नीड नहीं है, ये वांट है। कि भूख जो लगी, भूख ने कहा कि मैंगो से बुझेगी, क्या हाल है बच्चों, है ना। अच्छा बच्चों, सिकर्सिटी एंड चॉइस, रॉबिन्स ने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है एक ऐसी सिचुएशन में जिसके अंदर इंसान की ख्वाहिशात हो जाएं क्या बच्चों, ठीक है, और रिसोर्सेज क्या हो जाएं, स्कार्स हो जाएं। तो क्या कहा बच्चों उसने, शाबाश, अनलिमिटेड वांट्स हो जाएं और रिसोर्सेज क्या हो जाएं, लिमिटेड हो जाएं, लेकिन उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस क्या हो बच्चों, दस्तयाब हो, ठीक है जी। तो क्या कहता है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है ऐसे बिहेवियर को जिसके अंदर क्या हो बच्चों, अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती है और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, नहीं वांट्स आपकी अनलिमिटेड हो, वसाइल आपके लिमिटेड हो, और आपको ये सोचना पड़ेगा इन कम वसाइल से ये इतनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कैसे करूं। जैसे ये देखिए वांट्स कितनी ज्यादा है कि शीशा के ऊपर देखो तो वो पड़ रहा झुका पड़ा, और रिसोर्सेज हमारे पास क्या है,
कम है, लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा क्या है, रिसोर्सेज किन चीजों पे इस्तेमाल करो, दी बेस्ट, जो अहम रिसोर्सेज हैं, जो अहम वांट्स हैं, प्रायोरिटी तय करो और उसके मुताबिक सोचो। राइट बच्चों, क्या करो, प्रायोरिटी तय करो कि यार बेस्ट क्या है, उसके मुताबिक काम करें। राइट जी, कोई चीज मुश्किल, नो मुश्किल, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों, हमारी ख्वाहिशात क्या है, लातादाद, और वांट्स क्या है, महदूद है, नहीं सॉरी, रिसोर्सेज क्या है, ख्वाहिशात और वांट्स एक ही बात हुई ना, मैं चेक कर रहा था इंग्लिश इतनी अच्छी आपकी। अच्छा बच्चों, और रिसोर्सेज क्या हो, महदूद हो, तो क्या करेंगे हम, बेस्ट यूज। अच्छा, ये कहाँ कहाँ हो रहा है, अगर हम घर देखें ना तो अम्मी अब्बू बैठ जाते हैं जब सैलरी आती है, तो क्या करते हैं बच्चों, पहले जरूरी जरूरी काम करते हैं कि अच्छा भाई ये आबिद के स्कूल की फीस है, ये बानों की फीस है, ठीक है, ये घर का खर्चा है, ये घर के पेंट के पैसे हैं। पेंट की जरूरत नहीं है। हर नहीं, बात वो एलोकेशन जो है मतलब करते ही रहते हैं ना, पिछले साल से नहीं किया तो इस दफा पेंट करा लेंगे, 6 माह साल बाद पर्दों के पैसे निकाल लेंगे, ऐसे ही होता है। अच्छा बच्चों, जब फैक्ट्री में जाते हैं तो इसी तरह पैसे रख के सोचते हैं कौन सा प्रोजेक्ट लगाएं जिसमें पैसे ज्यादा आए, क्योंकि वसाइल महदूद है। ठीक है जी, ये नेस्ले वाले बैठ के सोचते हैं यार ऐसा करते हैं, पहले ना मिल्क और योगर्ट लॉन्च कर देते हैं, आइसक्रीम बाद में लॉन्च करेंगे। तो वहां पे भी ऐसे ही होता है, क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। इसी तरह एक इंसान पैसे लेके जब जाता है शोरूम पे मोटरसाइकिल लेने, तो क्या करता है, CD 70 ज्यादा लोग लेके आते हैं कि 1 to 5, CD 70 क्यों लेके आते हैं, पेट्रोल कम खाती है, पुर्जे सस्ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, मेरे अपने पास वही बाइक है। ठीक है जी, और क्या बच्चों, खर्चे कम है। ठीक है, तो क्यों करते हैं, बजट रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करते हैं। सगस्टी एंड चॉइस को जब देखते हैं तो चॉइस वो लेते हैं जिसमें खर्चा मुनासिब है। राइट बच्चों, ऐसे ही होता है। इसी तरह जब हम जा रहे होते हैं कॉलेज, तो हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं, शोहर और इसके लिए खूबसूरत रास्ता चूज करते हैं, नहीं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल। क्यों, टाइम इसका बचेगा। मतलब है टाइम भी तो कम है, वो भी तो रिसोर्स है, और पेट्रोल भी रिसोर्स है, दोनों बच रहे हैं। सही है बच्चों, इसका मतलब है प्लांट लगाना हो, घर का बजट बनाना हो। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजर के पास एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे बहुत ज्यादा होते हैं कि एरिया बड़ा होता है, एरिया हमेशा बड़ा होता है, बजट हमेशा कम होता है। और वहां पे भी किस जगह बिल बोर्ड लगाऊं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और मेरी सेल बढ़े, कौन से मीडिया पे जाऊं कि सबसे ज्यादा लोग जो है उसको व्यू करें और मुझे फायदा हो, है ना। अच्छा, प्रोडक्शन में देख लो, प्रोडक्शन बजट ज्यादा होता है, हमेशा गाड़ियां बनाने वाले क्या कहते हैं, कॉस्ट कम आए, गाड़ियां ज्यादा बने। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन ले लो, मार्केटिंग ले लो, प्रोजेक्ट लगाने के ले लो, घर का बजट ले लो, मोटरसाइकिल की बाइंग की सिलेक्ट, मोटरसाइकिल की सिलेक्शन ले लो, रास्ते का इंतखाब ले लो, सब जगह यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्या हाल है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स सबको पढ़ाते हैं, सबको। हाँ जी, सबको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इंजीनियर्स को पता है क्या कह के पढ़ाते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स लेकिन पढ़ाते हैं। अकाउंटेंट को क्या कह के पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और MBA वालों को क्या कह के पढ़ाते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं हम सबको। डॉक्टर्स को भी पढ़ा देते हैं, उनको कह देते हैं मैनेजेरियल स्टैटिस्टिक्स या मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, आधी इकोनॉमिक्स आधा स्टैट, उनको पढ़ाना सबको है। हर एक को इकोनॉमिक्स से तड़का लगाते हैं, उसके बगैर हम किसी को आगे जाने, इसके बगैर जा ही नहीं सकता। आप सोचो, ये बातें आपको पता ही ना, आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे सारी जिंदगी। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। अब आपको समझ आएगा कि अम्मी इचरे से क्यों कपड़े लाती, लिबर्टी क्यों नहीं जाती, क्यों जाती इचरे बच्चों। नहीं, किसी की अम्मी लिबर्टी भी जाती होंगी, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। अपने अपने रिसोर्सेज हैं, जैसे कोई बंदा सारे CD 70 कुछ 1 to 5 भी लेते हैं, लेकिन उनसे पूछेंगे 1 to 5 क्यों लिया, आप कहते हैं शौक गाड़ी के हैं, मजा गाड़ी का, पैसे मोटरसाइकिल के। उसने अपनी जगह ऑप्टिमाइज किया।
तो जो आल्टो लेके आया उसे क्या कहेंगे? बंदे तो चार ही आते हैं ना। पैसे आल्टो के, मजा स्विफ्ट का। और स्विफ्ट वाले से पूछे वो क्या कहेगा? टोयोटा महंगी है, पैसे उतने ही। टोयोटा वाले से पूछो मर्सिडीज महंगी है, पैसे उतने ही, मजा मर्सिडीज का। तो हर बंदा अपनी जगह ऑप्टिमाइज मजा ले रहा है महदूद पैसों में। जिससे भी पूछोगे वो यही कहेगा कि देखो मर्सिडीज कितनी महंगी, मैं बेचारा कैसे अफोर्ड करता हूँ, मैंने टोयोटा ले ली। क्या हाल है बच्चों? है ना जी? लिहाजा ये बात तो अंडरस्टूड है बच्चों के हमारी वांट्स क्या है, रिसोर्सेज हमारे महदूद है, हमें उन रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना चाहिए? अल्टरनेटिव पे यूज करना चाहिए केयरफुली, क्योंकि हमारी वांट्स कभी भी एक जितनी इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ। अच्छा, वांट्स का भी एक कंपटीशन होता है, जो ज्यादा अर्जेंट होती है खुद ही निकल के सामने आ जाती है, ऐसा भी अक्सर होता है। और तब हम सोचते हैं यार ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया। अच्छा बच्चों, सो स्कैर्सिटी रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप अनलिमिटेड नहीं है, महदूद है। तो हमें इन्हें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और इनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। आपको याद, जब हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था इसकी इनपुट में क्या लगता है? लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, और आउटपुट क्या चाहिए? मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज। वहां पे भी तो यही डिस्क्राइब किया था आप लोगों ने। क्या हाल है बच्चों? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप कहेंगे सही कह रहा हूँ, तो सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। आगे आगे बच्चों, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमारी किताब में डिस्क्राइब किया है, देखें जरा कहाँ किया हुआ है। ये नंबर का है। क्या डिस्क्राइब किया है, जरा पढ़ते ही। कहता है हमारे पास मल्टीपल एंड्स हैं और स्कैर्सिटी ऑफ, तो इवेंचुअली हमें कोई ना कोई चॉइस तो लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हुआ ना बच्चों, रिसोर्सेज कम है और अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई चीज तो चूज करनी पड़ेगी। और बच्चों जब हम एक चीज को चूज करेंगे, तो वो कहता है कि, यहां से कहता है ऑल ह्यूमन वांट्स आर इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजे के तौर पे, यहां से शुरू करते हैं, वी हैव टू फॉरगो समथिंग। क्या मतलब? कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। ये जो हम वांट दैट इज फोरगोन इज कॉल्ड, यानी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाकी ख्वाहिशात की जो कुर्बानी देंगे, इसे हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट जी? टू गेट, या टू सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, द अदर अल्टरनेटिव आर फोरगॉन। तो जो फोरगॉन है वो क्या है? रिपीट करते हैं, टू चूज एन अल्टरनेटिव, अदर अल्टरनेटिव्स आर फोरगॉन, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हाल है बच्चों? जैसे जिस बच्चे ने CD70 ले ली, अब 1 to 5 तो नहीं ले सकेगा, तो CD70 कॉस्ट मिनिमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई उसको? उसकी तेज मोटरसाइकिल चलाने की ख्वाहिश हमेशा के लिए खत्म होगी, कुर्बान होगी ना। तो इसको क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये देनी पड़ेगी सारी जिंदगी में, आपको जगह जगह देनी पड़ेगी। क्या हाल है बच्चों? पैसे आएंगे तो फिर तू ले लेगा, फिर भी जो तू ले लेगा मुझे पता है, ज्यादा से ज्यादा उसी CD70 की टैंकी टूंकी बदल के शोर में चाहता फिरेगा, ये मुझे पता है इसका। जब पैसे आते हैं, पैसे खर्च करना भी एक इशू है। हाँ जी, ये भी एक मसला है। तो वो भी तो ऑप्टिमम करने पड़ेंगे ना। तो ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे कभी भी नहीं होंगे इंसान के पास। पैसे जब भी आएंगे स्कैर्सिटी का ही कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं याद रखूं। सही है बच्चों? तो एक चीज चूज करने के लिए बाकी चीजें, तो सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव एंड अदर अल्टरनेटिव्स आर फोरगॉन, दिस इज कॉल्ड। अच्छा, मैं आपको एक केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। आपने इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तलाश करनी है, अगर कर ली तो समझिए आप समझ गए बात। अच्छा बच्चों, मैं जब मैंने MSc की ना बच्चों, मैं बड़ा खूबसूरत था। क्या बात बच्चों, मेरे बाल इतने थे, मुझे बार बार ऐसे करना पड़ता था, फिर गिरते थे फिर संभालता था, बहुत खूबसूरत। रंग मेरा सफेद, चमकीला, ग्लो, नेचुरल ग्लो मेरे फेस में। तो बच्चों मुझे फोन बड़े आते थे, बहुत फोन आते थे।
कोई डेफिनेशन पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो अब्बा जी मेरे कहा करते थे, पुत्र ए डेफिनेशन पूछने लिए फोन नहीं आते, पता मैंने भी ये सारा है जी। अब्बा जी क्या कहते थे, ये डेफिनेशन नहीं पुछ दियां कुड़ियां पुछ दियां ने, मुंडिया ने कुछ नहीं पूछना पैंदा। ते अब्बा जी कॉल आ जाती है तो अटेंड करनी पड़ती है, कहते तेरी कलीग दी भी बहुत कॉल आंदी है, सारियां लेक्चरां ते नहीं कॉल कर दियां भी। तो फिर अब्बा जी ने कहना कि यार इन्हें जो कोई पसंद करके शादी कर लेंगे, अब्बा जी ऐसा तो नहीं हो सकता, तेरी शादी मैं आप ही करा। अब बच्चों क्या हुआ, मेरी हो गई मंगनी है शादी, तो मैंने यार रिंग पहन ली। शादी तो हमारी ऐसे हुई ना, घर गए अगलों ने शादी कर दी, अब रिंग पहन ली। अब रिंग पहन ली तो काले आना बंद हो गई। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ क्या है। कॉल जाना, तो अब डेफिनेशन समझ आई ना। सिलेक्टिंग एंड वन अल्टरनेटिव, कितना, सिर्फ एक, एंड अदर अल्टरनेटिव्स आर और का। तो बाकी अल्टरनेटिव क्या है, वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और बहुत बड़ी कॉस्ट है बच्चों। ठीक है, अच्छा बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? इसका मतलब है बात समझिए आप लोग, माशाल्लाह। चलो जी, अब बताओ हाउस होल्ड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। कहता है पैसे थोड़े होते हैं, एक चीज चूज करते हैं तो दूसरी हाथ से निकल जाती। पिज्जा खाना जाते हैं तो बर्गर नहीं खा सकते, बर्गर खाने जाते हैं तो चिकन कढ़ाई नहीं खा पाते। क्या हाल है बच्चों। तो एक चूज करते हैं तो दूसरी। तो हाउस होल्ड की आसान एग्जांपल ये है कि हम गए शॉपिंग करने इंपोरियम मॉल, ठीक है जी। अब हम बर्गर खाते हैं तो पिज्जा नहीं खा सकते, और पिज्जा खाते हैं तो बर्गर नहीं खा सकते, और अगर बंदू खान जाते हैं तो वो दो रह जाते हैं। फिर बच्चों हमने क्या किया, हम हार्डीज चले गए, वहाँ हार्डीज भी है, वहां से लिया हमने सैंडविच, और सैंडविच के साथ उन्होंने दिया एक गिलास, उन्होंने कहा जितनी मर्जी बोतल पियो। बच्चों पहले मैंने सफेद रंग की पी, फिर मैंने कहा चलो काली वाली पिलाओ, काली वाली पी, फिर वहां मिरिंडा की बोतल भी थी, बीच में मैंने एक दो वो भी पी, फिर आपने एंड में एंड पे फिर मैंने एक गिलास ले लिया। अच्छा वो मिक्स ना करे, मैंने कहा तू कर तीन मिक्स, मैं तो कह रहा हूँ मेरे कहने पे कट बनेगा टेस्ट। बना ली हमने, एक इतनी ऑरेंज डाली, इतनी व्हाइट डाली, एक काली डाली, ऐसा कलर बना, पूरा इंपोरियम माल रुक रुक के देख रहे हैं एक एक चीज लेके जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अच्छा नहीं, लोहरी ऐसे ही करते हैं ये, जब इनके पुराने दौर में शादियां होती थी ना, तो ये चावल प्लेट में डाल के देते थे, उसी में नमकीन होते थे, उसी में मीठे, और ये मिला के खाते थे। ठीक है ना। मेरी एक हमशीरा, वो तो मेरे साथ खाना ही नहीं खाती, वो कहती तू तो गुलतावा घोल देता पकड़ के, तेरे साथ खाना खाना ही नहीं चाहिए। बीच में म्यूनिस वाली वो सैलेड भी डाल दी, इधर से शोरवा भी मिक्स कर दिया, उधर से चावल भी डाल दिए, और उसको मिक्स किया तो कुछ पुडिंग बन गई। तो वो मेरे साथ खाना नहीं खाती, वो कहती तू से गुतावा घोल देता है। अच्छा बच्चों है नहीं, तो यूसी क्या है कि हाउस होल्ड जो है एक चीज खाने जाता है तो दूसरी रह जाती है। अब दूसरी तरफ देखो बच्चों, फर्म्स, हलीब फूड वाले अगर आइसक्रीम बनाने जाते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने जाते हैं तो, हालांकि ये जो हलीब फूड वाले हैं ना, इनका एक हलीब मिल था डेयरी प्रोडक्ट्स में, योगर्ट लॉन्च की थी इन्होंने, और अगला इनका प्लान था चॉकलेट्स का, जैसे है ना कैडबरी और लाइक दैट, वो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स से ही बनती है, और आइसक्रीम भी इनका प्लान था, लेकिन वो एक वही बेचारे रह गए। तो यहाँ पे भी क्या है, स्कर्सिटी एंड चॉइस का मसला है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आइसक्रीम आज तक बेचारे नहीं बना सके, और घर वाले बर्गर खाने जाते हैं तो पिज्जा रह जाता है। गवर्नमेंट बेचारी का भी यही हाल है, अगर मेट्रो बस बनाते तो हेल्थ नहीं दे पाते, और अगर हेल्थ देने जाते तो, और ये भी बड़ी अजीब चॉइस है कि आप इन दोनों में से क्या करेंगे। इज अ वेरी कंफ्यूज आइडिया, है ना जी। अगर आप भी गवर्नमेंट में होते तो आपका भी यही हाल होता। क्या हाल है बच्चों, एक काम करो तो दूसरा रह जाता। जैसे आप देखो ना, वसाइल महदूद की मैं बात करूं, तो हम सबसे ज्यादा तनकीद किस पे करते हैं, फौज पे करते हैं सबसे ज्यादा तनकीद हम, स्टैब्लिशमेंट।
देखो, इंडिया का बजट 80 अरब डॉलर है ना? 80 अरब डॉलर है, और हमारा 10 भी नहीं, 8 अरब डॉलर। और उस 8 अरब डॉलर में हमारे पास उनसे अच्छे फाइटर हमेशा रहे, हमेशा उनसे अच्छे फाइटर हमारे पास रहे। अभी आप देखिएगा 2-3 साल तक हम 5th जनरेशन फाइटर पे बन जाएंगे। जी उसमें काम होगा, बजट दिया बिल्कुल। अब आप सोचिए कि ये कैसे, तो मेरे ख्याल में हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन वो बहुत ऑप्टिमाइज यूज करते हैं अपने रिसोर्सेज को, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी पैसा फिर वो जनरेट करते हैं, फौजी फर्टिलाइजर और ये और वो DHA, तो यहाँ से भी वो कमाते हैं, फिर कमा के वो अपना काम चलाते हैं। क्योंकि उनके दुश्मन के पास डबल नहीं, 10 गुना। 10 गुना से ज्यादा है। तो 10 गुना ज्यादा वाले के साथ मुकाबला करना है, कोई मजाक थोड़ी है। ठीक है जी। फिर भी उनको बड़ा टाइट रखा हुआ है क्या ख्याल है? रखा उनको बड़ा टाइट रखा हुआ है। इंडिया को जब आप बात करें, वो कहेंगे यार ये बड़े शरारती लोग हैं, ये बड़ा तंग करते हैं। अच्छा बच्चों, एनीवे, लेकिन यार ना करें तो क्या करें, वो हमारे पूरे नक्शे पे निशान लगा के बैठे हुए हैं, ये हमने इधर शामिल कर लेना, ये हमने इधर कर लेना। जब आपका दुश्मन इस तरह का होता आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे, सर्वाइवल की जंग तो लड़नी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, एनीवे, असल में बच्चों बात पता है क्या होती है? हमने स्टडी किया है इस्लामिक वर्ल्ड में ना बड़ी चेंजेस आई हैं। अच्छा, जो भी चेंज आती है ना बच्चों, हकीकत में बच्चों को चेंज बड़ी पसंद आती है। लेकिन मैंने देखी है, चेंज में हमेशा हम एक डिक्टेटर को हटा के दूसरे डिक्टेटर को बैठा देते हैं। क्या हाल? मैं तो शुरू से ही देखा है, आप पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की हिस्ट्री देख लें। मिसाल के तौर पे हमने 2018 में नया पाकिस्तान बना के क्या किया? एक डिक्टेटर को बिठा दिया लाके, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाने जा रहा था पाकिस्तान में। और अपोजिशन कहाँ थी? जेल में। और हमने 2022 में भी वही किया है, दूसरा डिक्टेटर लाके बिठा दिया है। और अब वो वाली अपोजिशन जेल में है। तो मेरे ख्याल में, मैंने देखा जब भी चेंज आती है, हम एक नया डिक्टेटर ले आते हैं। लीबिया में भी ये हुआ, और सीरिया में तो 3 हुक्मरान हो गए हैं चेंज के चक्कर में। ये चेंज ही आई थी, ऐसी ही आई थी। आते आते क्या हुआ, वो एक अदारा था उनका एस्टेब्लिशमेंट का जो रोक के रखा हुआ था, लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, जैसे हम लोग खड़े हो गए हमारे यहाँ। वो भी तबाह हो गया, तबाह हो गया। आज सीरिया बर्बाद हुआ पड़ा। और कहीं भी आपको मुस्लिम वर्ल्ड में टर्की, सऊदीया, पाकिस्तान के अलावा आपको कोई नजर नहीं आता, या ईरान, ये 4 रह गए। तो अगर हम भी उनकी तरह स्टेब्लिशमेंट अपनी खत्म करके बैठ गए ना, नथिंग रहेगा ही कुछ नहीं। हमारा तो दुश्मनी साथ बैठा हुआ है जो हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। लिहाजा हमें कोई दरमियानी रास्ता ही निकालना पड़ेगा। क्या हाल है बच्चों? तो आमतौर पे क्या है, होता ये है कि हमारे सिस्टम में जब मियाँ साहब थे ना जेल में, तो उनकी पार्टी इंजॉय कर रही थी। वो चाहती नहीं थी ये बाहर आए क्योंकि हुकूमत वो कर रहे हैं, वो जेल में बैठा है। अब जैसे खान साहब जेल में, तो पार्टी चाहती है बाहर आए, वो कोई बंदों वाली हरकत करते ही नहीं है। तो वो क्यों उन्हें अंदर रखना चाहते हैं? उनका अपना वाला। फायदा है, पूरी पार्टी उनके पास हॉस्टाइल हुई हुई है, हॉस्टेज हुई है। क्या ख्याल है? तो ये डेलिबरेटली नहीं चाहते मेरे ख्याल में, जब मैंने तो नोट किया है, ये डेलिबरेटली नहीं चाहते। आज तक भी कभी कोई एक लॉयर भी अच्छा हायर किया उसके लिए इन्होंने जाके? डिसीजन तो वही लेता है। नहीं तो खुद कौन सा लॉयर है? चंदे का लॉयर कोई लॉयर नहीं होता। इतने बड़े बड़े लॉयर बैठे हैं, पैसे खर्च करो, लॉयर हायर करो यार। ऐसे भी कभी वकील मिला? मुफ्ते का वकील कभी जान नहीं मारता। वकील हायर करो जो उसको को इतने पैसे देंगे, ये ऑब्जेक्टिव, तो तो वो अचीव करेगा। क्या ख्याल है? तो ये सब जो हमारा निजाम है, सारे का सारा ऐसे ही चल रहा है, ये सारा ऐसे ही चल रहा है। तो हमें जरूरत किस चीज की है? वी नीड अ सिस्टम इन विच एवरीवन हैज अ राइट, जिसमें हकूक हों लोगों के। तो जब आप बड़े हो जाओगे और किसी अच्छी स्टेज पे पहुंचोगे, तो क्या करोगे?
सिस्टम डेवलप करना है। अच्छा बच्चों, मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा दिए। अच्छा बच्चों, तो मैं आज आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दूं। सिर्फ डायग्राम ना होने की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल कर रह गई है, बाकी तो होता जा रहा है। सारा मुकम्मल हो गया कि नहीं? चेक करो, प्रोडक्शन पॉसिबल कर रह गई है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स रह गई। अच्छा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ना ज्यादा अच्छी मैंने लिखी है, तो मेरी स्लाइड्स आपके पास आई हुई हैं? आई हुई हैं, तो मेरी स्लाइड से पढ़ लोगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने ज्यादा अच्छी बनाई है। देखो मैंने ये किया है, बच्चों जरा गौर करो। मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को ना दो टाइप्स में ब्रेक किया है। मैंने कहा एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सी है बच्चों? नेचर ऑफ सब्जेक्ट, और दूसरी कौन सी है? स्कोप ऑफ स्टडी। नेचर ऑफ सब्जेक्ट के एतबार से दो ब्रांचेस बनाई है, कौन कौन सी? आर्ट एक साइंस है, और दूसरा कौन सा बच्चों? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स? सही बच्चों। अच्छा जी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के एतबार से इकोनॉमिक्स आर्ट है या साइंस है, और स्कोप के एतबार से माइक्रो है या मैक्रो? सबसे पहले हम चलते हैं सब्जेक्ट के नेचर की तरफ। नेचर के एतबार से आर्ट क्या चीज है, पहले ये समझ लेते हैं। कहता है आर्ट साइंस के नॉलेज की एक एप्लीकेशन। देखो आपकी किताब में भी ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही बच्चों, पैराग्राफ ढूंढना जरा। सही है? यस। अच्छा, तो देखो क्या कहता है, आर्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस है। मिसाल के तौर पे गाड़ी को चलाना एक साइंस है। गाड़ी को चलाना एक, हम पढ़ते हैं अच्छा भाई सामने कोई आएगा, ब्रेक लगानी है, ब्रेक लगाने का प्रोसीजर क्या है? लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट वाले शीशे में देखना है, और मुड़ने से पहले लेफ्ट इंडिकेटर देना है, ठीक है, और फिर उस लेन में जाके मुड़ना है। तो इसकी साइंस हुई ना पूरी। तो ये पूरी कॉज एंड इफेक्ट, जिस चीज की कॉज एंड इफेक्ट हो ना, कुछ करने का कुछ नतीजा हो, ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये, उसको हम साइंस कहते हैं। तो कहता है कि व्हेन समवन गैदरिंग फ्यू साइंटिफिक फैक्ट्स यूजिंग देम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आर्ट। अब हमने वो सारी पढ़ ली और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब गाड़ी चलाना क्या बन गया? आर्ट बन गया। ठीक है जी। अब बताइए, एक आपके नॉलेज का टेस्ट आ गया। जब हम बैठते हैं सर्जरी की क्लास में तो क्या पढ़ते हैं, और जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं वो आर्ट है। क्या ख्याल है बच्चों? मेरे एक कजन का ना एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ कट लग गया उसके। तो मैं जब पहुंचा जिना हॉस्पिटल, तो मैंने उनसे कहा कि माजरत के साथ कोई ऐसा बंदा जिसका हाथ बड़ा साफ हो, निशान नहीं पड़ेगा। तो लड़की मुझे कहती वो लड़का बड़ा एक्सपर्ट है, उसको बुला। तो मैं गया, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, वो मान गया। वो भी सीख रहा था, उसने आके टांके लगाए जैसे प्लास्टिक सर्जन ने लगाए। पूरी उनकी वो जो लाइन थी ना माथे की, उसके अंदर ही उसने गायब कर दी। तो आठ, अगर वो लड़की लगा देती, पता नहीं कौन से तरोपे लगा देती, कितने बड़े बड़े निशान बनते ना। मुझे याद है, मेरी ना एक डेंटिस्ट थी, वो मुझे टकरा दी। मेरे डॉक्टर ने कहता बड़ी अच्छी से ऑपरेशन करा लो। वो एक दाढ़ निकलवानी थी अंदर से, कट लगा। उसका नाम था डॉक्टर नायला खान। उसने जहाँ यहाँ से भी काट दिया इतना हिस्सा मेरा, और आखिर में उसके हाथ कांपने लग गए। इधर से गिरा दे, उधर से पूरा धागे खींच दे। अब धागा लगेगा तो फिर जाके ऑपरेशन पूरा हो जाएगा ना। फिर वो सर्जन ने शोर शोर मचाया, सीनियर ने, उसने, वो सीनियर सर्जन सबसे है, उसने आगे टांके लगाए। फिर वो खातून माफी मांगने आई मेरी अम्मी से। तो फिर मैंने कहा जी मांग लो आके, अब मेरा तो मुंह में रुई तो नहीं हुई है, मैं तो माफी क्या देनी है उसको बेचारी को। हाँ जी। तो उसने कट लगाया। हाँ जी। और ऊपर से मैं अम्मी को इशारा कर रहा हूँ, जेब में, जेब में देखो, जेब में देखो, जेब में देखो। उन्हें जेब में नहीं देखा, जाके बिल भर दिया। वो मेडिकल कार्ड देना था, इंश्योरेंस हुई हुई थी, वो कार्ड पकड़ाना था, तो पैसे लगनी थी। अम्मा जी 16,000 जमा करा के आ गए। चलो जी, ऑपरेशन की फीस जमा करा दी। अगर वो कार्ड दे देते तो वजन, अब मुंह में मेरे रुई थी,
ऊपर से उन्होंने मुझे कोई सुन का टीका भी लगाया हुआ था। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब ये क्या जी, ये है आर्ट। तो आर्ट एक अलग चीज है, साइंस एक। अच्छा, बस को देखा, डॉक्टर ढीला से ही होता है, पढ़ने में भी इतना अच्छा, मेडिकल कॉलेज में उसका कोई डी ग्रेड ही होता है। एंड पे जाके जिनका डी ग्रेड होता है वो अपनी मर्जी की सर्जरी और फील्ड भी नहीं ले पाते। लेकिन भाई जब वो फील्ड में आता है, किस्मत की बात है, वो सबसे ऊपर जो ऊपर आ जाता है, सबसे ऊपर। ठीक है जी, तो क्या है, आर्ट अलग चीज है, साइंस अलग चीज है। आल दो कि साइंस अच्छी पढ़ी हो तो आर्ट भी अच्छा आ जाए शायद, लेकिन लाजिम नहीं होता। जैसे मैंने ड्राइविंग के अंदर कोई किताब पढ़ी ही नहीं, एक भी नहीं पढ़ी। और मोटरसाइकिल मैंने चलानी सीखी है कैसे, आगे वाले ने ब्रेक लगा ली, मैंने लगाई नहीं, अब क्या वो कोलैप्स हुआ, अगली दफा पता लग गया ब्रेक लगानी है। इस तरह हमने क्या किया है, लर्निंग बाय डूइंग, हमने कर करके सीखा है। राइट बच्चों, और ये ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा बच्चों, नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बच्चों, अब साइंस क्या चीज है, तो अच्छा नहीं सॉरी, असल तो कंक्लूड हमने किया ही नहीं। अब इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ के बाज लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे इस वक्त इकोनॉमी चला रहे 5 इकोनॉमिस्ट मिल गए, टीम है पूरी, तो उन्होंने किताबों में इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन आज वो उसको पढ़ के कहाँ मुल्क दिवालिया होने जा रहा है जी, कहाँ होने जा रहा है, बैंक करप्ट होने जा रहा है। आज मुल्क के पास 4 से 6 महीने की इंपोर्ट के पैसे मौजूद है जेब में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आर्ट है, प्राइसेस भी उन्होंने कंट्रोल कर ली है। ठीक है जी, तो पाकिस्तान इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन के पास एक से एक हीरा बैठा हुआ, एक से एक हीरा बैठा हुआ। इसके पास पाकिस्तान इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन के पास वो 5 बंदों ने मिलके इतनी रिसर्च की है, इतना काम किया है कि उन्होंने इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर लिया है, और 4 को मार के इम्पोर्ट के पैसे भी हैं। हालात अभी इतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन बहरहाल ये आर्ट तो है ना, कि कहाँ कह रहे थे कल परसों तक खबर आ गई बस, और शिप खड़े थे कराची, पेमेंट के पैसे कोई कोई नहीं थे, हालात खराब हुए पड़े थे। और कहाँ ये सिचुएशन हो गई, 4 से 6 माह की इंपोर्ट के पैसे आपकी जेब में पड़े हैं, जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे। ठीक है जी, तो दिस इज एन आर्ट। इसका मतलब इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है, किताबों से पढ़ते हैं और उससे फिर हम मीशत को चलाते हैं। अच्छा, जिसको अच्छी आती है वो अच्छी चला लेगा। अच्छा बच्चों, अब आ गया इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस कैसे, पहली बात साइंस क्या होती है, कहता है साइंस वो होती है जो डिस्कस करती है रिलेशनशिप बिटवीन किसके, दो के दरमियान, कॉज एंड इफेक्ट। तो साथ मिसाल भी उसने दी है, क्या बच्चों, कॉज एंड इफेक्ट। मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट ड्यू टू हीट, इसकी वजह से क्या होता है, बॉयल होता है। हम गेंद को जोर से मारे दीवार पे तो वो वापस आता है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है जी, इसी तरह इकोनॉमिक्स कहती है जब भी डिक्रीज होगी प्राइस, डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी हमने पढ़ा आमदनी के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। ठीक है जी, तो आमदनी का बढ़ना, डिमांड का बढ़ना, आमदनी का बढ़ना कॉस्ट, डिमांड का बढ़ना इफेक्ट। कीमत का कम होना, डिमांड का बढ़ना क्या है, ये कॉज हो गई और ये इफेक्ट हो गया। हाई इन्फ्लेशन डिक्लाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब चीजें महंगी होती लोग कम चीजें खरीदते हैं, कम चीजें खरीदते हैं, म्यार जिंदगी गिर जाता है, क्योंकि वो कम फल खाएंगे, कम फ्रूट्स लेंगे, तो क्या होएगा। राइट बच्चों, ये कॉज हो गई, और ये क्या साबित हुआ, इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट भी। राइट बच्चों, तो पहला तो फैसला यही था ना कि आप ये फैसला करो इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, तो फैसला क्या हुआ, ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। अब अगर ये साइंस है तो कौन सी साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है या पॉजिटिव साइंस है। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, पॉजिटिव साइंस क्या होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे और भी बातें लिखी हुई हैं, जैसे ये आप पढ़ लेंगे मेरे ख्याल में, है ना जी बच्चों। पॉजिटिव साइंस वो होती है जिसमें हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके पुरानी मॉडल
और कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं और नए मॉडल को और नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। ऐसे ही बच्चों, तो कहता है पॉजिटिव साइंस एनालिसिस करती है किसका बच्चों? ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट्स को, एंड डेवलप करती है कुछ नए रूल्स और प्रिंसिपल्स। ठीक होगा बच्चों? अच्छा, तो क्या इकोनॉमिक्स में पुराने प्रिंसिपल टेस्ट नहीं हो रहे? ये इतने मुइशतदान बैठ के स्टेटिस्टिकल डाटा इकट्ठा करके क्या कर रहे होते हैं? पुराने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं और नए कॉन्सेप्ट्स की थ्योरीज प्रिंट कर रहे होते हैं कि ये नई नई बातें हमने वो सब की हैं। तो इस सेंस में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स भी क्या है? एक पॉजिटिव साइंस है। क्या है? पॉजिटिव साइंस। और पॉजिटिव साइंस क्या एक्सप्लेन करती है? पुराने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करती है और नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है। और इकोनॉमिक्स में जब से चली है, नए से नए कॉन्सेप्ट ऐड होते जा रहे हैं। और ये जो है बच्चों, इसलिए कहते हैं कि जो पॉजिटिव साइंस है ये एक्सप्लेन कर दिया है। इन इकोनॉमिक्स वी नो दैट द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस पॉवर्टी एंड हर्ट द लिविंग स्टैंडर्ड। लेकिन रिसर्च जारी है। ठीक है जी। एंड देन इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आमदनी गैर मुसावी तकसीम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री रुक जाएगी। ये नया कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में है कि मुआशरे में दौलत की तकसीम क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये बराबर होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, और अगर ये गैर मुसावी रही तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि पैसा गरीब ने खर्च करना है, जरूरतें उसकी हैं। अमीर की तो जरूरतें वैसे ही पूरी हो चुकी होती हैं। जैसे अब इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, 20 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो बच्चों 2 लाख खर्च करते हैं, जरूरतें पूरी हो जाती हैं। बाकी का 18 काम होता है, पड़ा हुआ है, किसी यूज में ही नहीं। अब मेरे जैसे गरीब बंदे को देखो, जितना कमाया सारा खर्च करेंगे तो जरूरतें पूरी होंगी। क्या हाल है बच्चों? अब अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए तो क्या होना चाहिए बताओ? प्रिंसिपल की और मेरी तनख्वाह क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आपकी ज्यादा होनी चाहिए। अब वैसे मेरी ज्यादा होनी चाहिए, मेरी मेहनत ज्यादा नहीं बच्चों, है ना? अच्छा, तो ये बच्चों मुसावी तकसीम होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। ये बात इनको समझ नहीं। नहीं आती। अच्छा, यहां तक बात समझ आ रही बच्चों? तो ये नया कॉन्सेप्ट है। इस वाला इकोनॉमिक्स पुराने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करती रहती है और नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करती रहती है। फिर अभी ये पिछले 30-40 साल में सारी रिसर्च ये उसको हुई है, जिन मुल्कों पे कर्जा ज्यादा उनकी डेवलपमेंट भी रुक जाती। उसकी वजह, उन्हें कर्जे का सूद अदा करने के लिए जो पैसे जाते हैं वो सारे नॉन डेवलपिंग में जाते हैं। वो डेवलप थोड़ी हो रहा है। ये तो ऐसे ही है जैसे अल्लाह ना करे कि आपके अब्बू एक काम करेंगे, उनकी तनख्वाह 2 लाख है और वो 1.5 लाख रुपए महीना कर्जा चढ़ा लें, या कि कोई ऐसा कर्जा ले लें इसमें 1.5 लाख देना पड़े हर महीने। तो क्या घर तरक्की करेगा? नहीं करेगा। तालीम के पैसे बच्चों के रुक जाएंगे तो घर की ग्रोथ क्या होगी? रुक गई ना। तो इसलिए ऐसी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे खुद माँ बाप को उल्टे मशवरे देते हैं जाके, गाड़ी पुरानी है अब्बा बेच के ये एडवांस दे देते हैं, बाकी किस्तों पे ले लेते हैं। तो भाई शो तो मार लोगे, किस्तों पे ले तो लोगे, लेकिन हर महीने किस्त में इतने पैसे जाएंगे कि घर का जितना ग्रोथ बजट है वो रुक जाएगा। ना पेंट हो सकेंगे, ना एसी, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल, ना तालीम, ये रुक जाएगी ना सारी। इसी तरह मीशत में भी आप कर्जे ज्यादा ले लेंगे तो कर्जे ही अदा करते रहेंगे, आगे डैम सड़कें बनाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, वो फिर कर्जा ओढ़ लेंगे। इस तरह तरक्की रुक जाएगी। तो ये नई रिसर्च है। अच्छा बच्चों, अब आ जाए नॉर्मेटिव साइंस। क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस ये कहती है कि ये तो है जो साइंस कह रही है, लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये तो है, लेकिन होना क्या चाहिए? क्या बेस्ट है अगर हो जाता? तो ये बताती है, जैसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है कि ठीक है दौलत की तकसीम इस तरह है, लेकिन इसके होने के नतायज कितने खतरनाक हो रहे हैं, वो कौन सी इकोनॉमिक्स बताएगी? नॉर्मेटिव। तो मैं अगर कह दूं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो, आप यूं कह लो ये एथिकल इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक है? एथिकल है। कि ठीक है मजदूर को पैसे कम मिल रहे हैं, लेबर को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, कैपिटल एंटरप्रेन्योर को ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलेगी कि देखो इसके होने से उनकी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं हो रही और मुआशरे में दो तबके बन रहे हैं।
और ये दो तबके ही हमारे लिए मसला है। फैक्ट्रियों में जाओ तो मजदूर और मैनेजमेंट लड़ते रहते हैं, खेतों में जाओ तो मुजारे और जिम्मेदार लड़ते रहते हैं, और ये मुआशरे के जो दो अलहदा अलहदा लाइफ हैं, यही तबाही का बाइस। ये कौन कहेगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो कह के चली जाएगी, इसने एफर्ट ये की, इसके रिसोर्सेज की वर्थ कम है इसलिए इसकी आमदनी कम है, और उसके रिसोर्सेज और उसकी इंटेलिजेंशिया की वर्थ ज्यादा है इसलिए वो अमीर है। पॉजिटिव तो कह के चली जाएगी, लेकिन इस पे जो फर्क आएगा कि गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर, इस पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं बोलेगी। कौन सी इकोनॉमिक्स बोलेगी? नॉर्मेटिव आके बोलेगी कि देखो ये तो गलत हो रहा है, इसका तो रुझान और गलत हो रहा है। जैसे एक जमाने में ना एक रिसर्च आई, और उसके बाद क्या किया गया जी, एक मंसूबा बना दिया गया कि जी लोगों को समझाओ कि बच्चे कम पैदा करो, बच्चे, पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? पढ़े लिखे लोगों ने बच्चे कम पैदा किए क्योंकि उन्हें उन्हें बात समझ आई। तो जो बंदा पीएचडी उसके कितने बच्चे, जो बंदा डॉक्टर उसके बच्चे दो, और मजदूर के 18। अब वो 18 बच्चे, अनपढ़ के बच्चे 18 अनपढ़ पैदा हुए, और पढ़े लिखे के दो, तो पढ़े लिखे उतने जितने हैं, दो मियाँ भी मर जाएंगे, दो बच्चे रह जाएंगे। तो पढ़े लिखे उतने के उतने, और उधर कितने आ गए? 18, दो से बन गए 18। लो जी, ये इसका इम्पैक्ट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की गुट्टी, कि ये कौन सी पॉलिसी ले आओ तुम लोग, ये कौन सी पॉलिसी ले आए हो? ये तो होना चाहिए पढ़े लिखे लोगों के बच्चे ज्यादा होने चाहिए, अनपढ़ के कम होने चाहिए, बल्कि लाइसेंस होना चाहिए, जितनी तालीम उतने बच्चे। यार अल्लाह अल्लाह मियाँ माफ करना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो अल्लाह की देन है ना जी बच्चों, है ना? तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोली कि ये कौन सी नहीं आपने साइंस लड़ाई है, और उसका नतीजा जो है वो बड़ा खतरनाक हुआ है। ये इटली वाले आबादी पे कंट्रोल करने गए, इतनी कंट्रोल हुई कि माशाल्लाह अब इटली खत्म होने जा रहा है। आप आबादी नहीं सोचते रहो। अच्छा, फितरत के खिलाफ भी जो लड़ना है ना, बाजुकात बड़ा महंगा पड़ जाता है, बाजुकात बड़ा महंगा पड़ जाता है। अच्छा, जो बेस्ट ऑनलाइन बिहेवियर डिजाइन कोर्सेज के, सॉरी यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस द वैल्यू, एक्सप्रेस वैल्यू नॉर्मेटिव जजमेंट रिगार्डलेस ऑफ फेयरनेस। यानी कि फेयरनेस का मतलब जो स्टैट कह रहा है, मैथमेटिक्स कह रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए? नॉर्मेटिव जजमेंट देना, ठीक है, कि ये मामले का इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, असरात क्या होंगे। तो ये ज्यादातर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है जो थॉट्स पे बात करती है, और उसके साथ साथ जजमेंट्स देती है, स्टेटमेंट्स देती है, ओपिनियन पॉलिसीज देती है। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से आता है। अगर आप चाहते हैं इसको समझना, तो मैं आपको एक स्लाइड से समझाता हूँ। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि तुम्हें ये बीमारियां हो गई हैं, और नॉर्मेटिव क्या है? टीका लगा के बंदा ठीक करना। कि इसका हल क्या है? यानी सॉल्यूशन या प्रॉब्लम की तरफ जाना, या उसके हल की तरफ जाना नॉर्मेटिव है, और उसको एक्सप्रेस करना, एनालिसिस करना, ये क्या है? पॉजिटिव। राइट? इससे भी अच्छी मैंने एक स्लाइड ढूंढी है, वो क्या है? ये देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कनेक्ट करती किसको? कॉज एंड इफेक्ट को। और नॉर्मेटिव क्या करती है? रिकमेंडेशंस देती है। ये डिस्क्रिप्टिव है, बात नहीं ज्यादा करता, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वैल्यूज। और ये क्या बच्चों? नॉट बेस्ड ऑन टेस्टेड फैक्ट, टेस्टेड फैक्ट पे नहीं बेस करती। ये ओपिनियन है, राय है, ये फैक्ट्स पे बेस करती है, टेस्टेड फैक्ट्स पे। ये टेस्ट उस नहीं करती, ये रिकमेंडेशंस देती है। राइट जी? अच्छा, और टेल्स यू व्हाट इज, और ये कहता है टेल यू व्हाट शुड बी। ये कहता है क्या है, और ये कहता है क्या होना चाहिए। ये डिस्क्रिप्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। ये अगर क्वांटिटेटिव है तो ये सब्जेक्टिव मैटर है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये नंबर पे बात करेगी, पॉजिटिव साइंस नंबर पे बात करेगी, रूल्स पे बात करेगी, प्रिंसिपल्स पे बात करेगी, और नॉर्मेटिव उस पे बहस करेगी, राय देगी, ओपिनियन देगी, नरेटिव लिखेगी, सब्जेक्टिव बात करेगी। इसका मतलब है ऐसे लिखना, तफसीली बात करना, राय देना, ओपिनियन देना, सोच बताना, नॉर्मेटिव में आएगा। नतीजा अखज करना, रिजल्ट अखज करना, स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज, सब्जेक्टिव राय देना, ये पॉजिटिव साइंस में आएगा। राइट बच्चों? तो पॉजिटिव साइंस में क्या है समझोगे?
जो टेस्ट रिपोर्ट है वो क्या है? पॉजिटिव साइंस है। डॉक्टर साहब की टेस्ट रिपोर्ट क्या है? पॉजिटिव साइंस है। लेकिन उनका पेशेंट की जिंदगी पर असर क्या होगा? वो नॉर्मेटिव साइंस होगा। देखिए वो नंबर की बात नहीं करेंगे, वो बताएंगे अच्छा ये हाई हुआ है तो अब तुम्हें सोच ऐसी आएगी, ये होगा, है ना बच्चों? जैसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ ना, तो किसी बंदे के यहाँ चोट लग जाए तो वो क्या कहेगा? अब तुम गुस्से में रहोगे, गुस्से की वजह से तुम्हारी इस दवाजी जिंदगी खराब हो सकती है, ये हो सकता है, ये क्या है? ये नॉर्मेटिव है। और वो जो न्यूरो साइंटिस्ट ने काट के ऑपरेशन ऑपरेशन किया वो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है ना? ये उसके ऊपर राय दी कि हुआ क्या। तो हुआ क्या है बताना, पॉजिटिव साइंस। अब उसके बाद नतायज क्या होंगे बताना, नॉर्मेटिव। राइट बच्चों? बात समझ आती है जी? चले ठीक है यार, फिर डन कर देते हैं इसको। अच्छा, अगली ब्रांचेस क्या आ गई? माइक्रो एंड मैक्रो। इस पे बात मेरा ख्याल है नेक्स्ट पे रख लेते हैं, ठीक है? माइक्रो और मैक्रो। अच्छा, ये माइक्रो और मैक्रो हमने पढ़नी भी है। अभी इससे आगे 3 चैप्टर माइक्रो के हैं और 9 चैप्टर मैक्रो के हैं। इसको सिर्फ हम गो थ्रू भी कर लें तो काफी है, क्योंकि आगे चल के हमने इसके सारे ये जो टॉपिक्स हैं ये अगले क्या बनेंगे जाके, चैप्टर बन जाएंगे इसके भी और मैक्रो के भी। ये जो चीजें हैं ना बच्चों, ये सारी क्या बन जाएंगी? देखिए इक्वेशन भी लिखी हुई है, ये सारे इसके क्या बन जाएंगे? चैप्टर्स बन जाएंगे। राइट बच्चों? चले इसके ऊपर कल बात करते हैं फिर, ठीक है जी? तो कल का टारगेट ये रखते हैं, एक टेस्ट हो जाए आपका और फिर टेस्ट को डिस्कस कर लें पहले। ठीक है, तो कल का यही रखें। तो परसों फिर हम ये करेंगे, माइक्रो मैक्रो को कंप्लीट करेंगे और उससे अगले दिन हमारे पास